हमारे पास है तदरीसी कुतुब और तदरीसी मवाद का मौसर इस्तेमाल। इसमें हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तदरीसी मवाद होता क्या है। तदरीसी मवाद से मुराद एक ऐसा मवाद है जो तालीम से रिलेटेड हो, ठीक है, जिसमें आप तालीमी सरगर्मियों को पाने के लिए या मुख्तलिफ सकाफतों से मुंतखब किया गया जिसे दोबारा से आप क्रिएट करें और आप जो है वो उसको डिस्कस करें, देन जो है उसे हासिल करना चाहें, दोबारा से उसे बनाया गया हो, रीन्यू किया गया हो, उस मवाद को हम तदरीसी मवाद कहते हैं, ठीक है। हमारे पास है आज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है एक ऐसे साइंटिस्ट ने टेक्सोनॉमी जो है इस पे काम किया था, बेंजामिन ब्लूम्स ने, ठीक है। तालीमी नफ्सियात का माहिर 1956 में, ठीक है। इसका जो ये सन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग क्या होता है, ठीक है। यानी कि तालीम की दर्जाबंदी, वो कौन से दर्जे हैं जिनको आप लोगों ने माइंड में रखना है, किस तरह से उन पे काम करना है, किस तरह से आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डोमेन्स को आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है डोमेन्स में कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है। साइकोमोटर में जो मोटर स्किल्स होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारे पास ये उसकी डोमेन्स थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हमारी जो माइंड की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, या जहनी सलाहियतों की तरक्की जो है, यानी कि आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, शार्प ऑब्जर्वेशन है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन है आपकी, उसकी तरक्की और इल्म का हसूल जो है वो आता है हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन में, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको उसकी दर्जाबंदी की है वो है दिमाग, सोचना, समझना और रट्टा, ठीक है। यानी कि आपका माइंड क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, समझने के बाद आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन में। हमारे पास इसके 6 लेवल्स हैं। सबसे पहले लेवल है लेवल 1, रिमेम्बरिंग, यादाश्त, याद करना, ठीक है। आप रिकॉल करते हैं कुछ चीजों को, कुछ फैक्ट्स को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। आप ये समझ लें कि आप जो नॉलेज आपके पास पहले से ऑलरेडी है आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रिमेम्बर कर रहे होते हैं, ठीक है। रिकॉल करते हैं कुछ फैक्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, फिर बताने की कोशिश करते हैं, आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सेकेंड लेवल है हमारे पास। सेकेंड लेवल में हमारे पास है कि आप लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स को और आपके जो आइडियाज जिनको आप रिकॉल कर रहे हैं, बेसिक्स फैक्ट्स, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड लेवल है हमारे पास अप्लाइंग। अप्लाइंग का क्या होता है कि आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन न्यू सिचुएशन से ली है, जो आपको मिली है, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आंसर क्वेश्चंस जो है उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सवाल और जवाबात का सिलसिला, आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलके आप इन सब चीजों को से गुजर के प्रोसेसिंग के बाद जो है अप्लाइंग का एक थर्ड लेवल जो है हमारे पास आता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल 4 में एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, वो शो करती है रिलेशनशिप को, कॉजेस को और कनेक्शन को, ठीक है। क्या वजूहात हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एनालाइज करना है, तज्जिया करना है ठीक है। तज्जिया करना है आपने, उसकी वजूहात देखनी है, उसका रिलेशनशिप देखना है और वो आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, ये चीजें आपने इंफॉर्मेशन में देखनी है। लेवल 5 है हमारे पास एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में क्या है कि वो जस्टिफाई करता है जो भी स्टैंड या पोजीशन होती है, एवेल्युएट करना, जायजा लेना, ठीक है। आप उस चीज का जायजा लेते हैं कि वो किस तदरीसी मकासद या तदरीसी मवाद जो है वो किस हद तक क्लियर हो चुका है और किस हद तक उसको और जो है आपने क्लियर करना है, कहाँ पे आपने और ज्यादा काम करना है, उसके बाद हम कोई नई चीज बनाने के काबिल हो जाते हैं बेसिकली। यानी कि 6 लेवल है हमारे पास क्रिएटिंग का। सबसे पहले रिमेम्बरिंग, यादाश्त, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, रिकॉल करते हैं। अंडरस्टैंड, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उन आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं, समझ आने के बाद उसको किसी चीज पर अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाइंग, यूज न्यू इन्फॉर्मेशन सिचुएशन और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में आप उसकी वजूहात देखते हैं, उसका इंटरकनेक्शन देखते हैं और रिलेशनशिप देखते हैं। उसके बाद एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएट
मतलब आप जायजा लेते हैं कि वो किस हद तक आपके पास ठीक है या नहीं है। उसके बाद आप 6th लेवल पे पहुंचते हैं और वो है कोई नई चीज बनाना, क्रिएट अ न्यू थिंग, ठीक है। अब हमारे पास कॉग्निटिव जो डोमेन है उसके नए दर्जात में सबसे पहला दर्जा याद करना, समझना, इस्तेमाल करना, तज्जिया करना, जायजा लेना और तख्लीक करना, ठीक है। एक दफा दोबारा बता देती हूँ, ये हमारे पास 6 लेवल हैं। याद करना यानी कि रिकॉल करना, समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग, इस्तेमाल करना यानी कि अप्लाई करना, तज्जिया एनालाइजिंग, जायजा लेना एवेलुएट, तख्लीक करना टू क्रिएट अ न्यू थिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव के बाद हमारे पास जो सेकंड डोमेन थी, इसके 6 लेवल ऑलमोस्ट आप लोगों के पास क्लियर हो गए होंगे। 6 लेवल के बाद हम लोगों के पास ये डोमेन्स थी, मैं दोबारा स्लाइड में आई हूँ स्पेशली ये बताने के लिए कि आपके पास ये जो डोमेन्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर्स, ठीक है। तो हमारे पास अब इफेक्टिव डोमेन की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों के 6 लेवल के बाद की जो स्टेज है कॉग्निटिव डोमेन के बाद जो आएगी इफेक्टिव में आपके जज्बात, ठीक है, उसके बाद एहसासात, और उसके बाद मिसाल आपने देनी है कि उसको पानी का जाया करना या जिस तरह से, यानी कि रवैयाती जो आपका रवैया है उसको लेकर जो आप लोग बिहेवियर है उस बेस पे जो आप चीजें समझ रही हैं, आप बोल रहे हैं, आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वो जो है रवैया जाती मैदान हो गया, ठीक है। हमारे पास है वसूल करना यानी कि रिसीविंग, कोई चीज आप वसूल करने के बाद आप बताते हैं किसी को, एक्सप्लेन करते हैं। मुशाहिदा करना, आगाह करना, रिसीव करना। रद्द-ए-अमल, शिरकत इख्तियार करना, रिस्पॉन्डिंग, अहमियत देना, वैल्यूइंग, ठीक है। तंजीम और तरतीब, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज करना, आपने वेल ऑर्गेनाइज वेल डिसिप्लिन चीज करना। किरदार का हिस्सा बनाना, कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। आप उसको करेक्टर कर रहे हैं कि वो जो है किस तरह से आप जो है उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नफ्सियाती हरकी मैदान, ठीक है। लास्ट में हम लोगों के पास है साइकोमोटर स्किल्स, ठीक है। जिस्मानी हरकत, फिजिकल एक्टिविटीज करके दिखाना। जिस्मानी हरकत में क्या होगा, आप की जो बॉडी की डेवलपमेंट है, जिस्मानी हरकत जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज से उसकी डेवलपमेंट, आपकी जो फिजिक है या फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगी जिस्मानी हरकत, ठीक है। यानी कि आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो मूव करेंगे। देन हमारे पास है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से मुराद कि आपका बकायदा पार्टिसिपेट करना उसमें। देन उसको एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट मतलब करके दिखाना। नफ्सियाती हर की मैदान में हमारे पास है सबसे पहले नकल या तकलीद, ठीक है। उसके बाद आप मैनिपुलेट करेंगे किसी चीज को, हाथ से करके दिखाना, जैसे कि हाथ से काम होता है या दस्तकारी वगैरह है। अदायगी और गुफ्तार जो आपके पास स्टेज है वो, ठीक है। उसके बाद है फितरत का हिस्सा बनना, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास स्टेजेस थी जो आप पहले देख चुके हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग और क्रिएटिंग, ठीक है। अब हम बारी बारी इन दर्जों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सबसे निचला दर्जा यानी कि याद करना, रिमेंबर करना। हाफजे में मौजूद मालूमात को आप रिकॉल करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है आप कोशिश करके उसको याद करेंगे, रिमेंबर करना, याद करना, ठीक है। रटे पर मबनी मालूमात यानी एक चीज जो आप बेसिक जो भी चीज आपको पता है और आपको रटा है उसका, ठीक है, यानी कि रटे पर मबनी मालूमात, गौर और फिक्र और फहम और तदब्बुर से आ रही, ठीक है। आपने उस पर सोचना है, सोचने के बाद उसके आप रिजॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जो स्टेज आएगी यानी कि आप हाफजे से जो आपके माइंड में बैठा हुआ है उसको लेके आना, यानी कि आप सोचते हैं, सोचने के बाद आप क्यों, कब, कैसे के सवालात करते हैं, यानी कि WH क्वेश्चंस राइज होते हैं इन योर माइंड, ठीक है। यानी कि कब और कहाँ के सवालात, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। याद करने के बाद दूसरा दर्जा सेकंड है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझना। फहम से काम लेना फहम से काम लेने के बाद हमारे पास है एक जबान से दूसरी जबान का तर्जुमा। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, या कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं। तशरीह या वजाहत करना,
किसी चीज को असल में तशरीह क्या है, एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसको, तफसीर बता रहे होते हैं उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे तफसील आ जाएगी, वजाहत आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तस्वीर के डायग्राम के हिस्सों को लेबल करना, एक चीज को खोल के रख देना और उसके बाद समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने कोई डायग्राम बनाई स्टेम, लीव या रूट्स की, एक फ्लावर की, प्लांट की, और आप खुद समझने के बाद बच्चों को अगर समझाना चाहते हैं तो आप उसके पार्ट्स को अलग करके, यानी कि डायग्राम की निस्बत आप ड्रॉ करके, या आप उसको प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि ये इसके लीव्स हैं, रूट्स हैं या स्टेम्प है, ठीक है। लेबल करके बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि निशानदेही करना, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, इस्तेमाल करना, अप्लाइंग। तीसरा दर्जा, सीखे गए इल्म का अमली इस्तेमाल या इतलाक, यानी कि आपका लैब वर्क, आपके एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। उसके बाद आप जो बात सीख चुके हैं, उसके बाद जो आप लैब में जाके काम करते हैं, उसको जो रिजल्ट मिलता है, उस पे जो काम होता है, दैट इज नॉन एज इतलाक, यानी कि अमली इस्तेमाल, आपका पार्टिसिपेट करना, आपका प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। उसके बाद है अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना। अप्लाइंग के बाद आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे किसी भी आयत, हदीस, कौल या शेर की का अपनी गुफ्तगू या तहरीर में बरमहल इस्तेमाल करना। यानी आपके पास कोई आयत है, हदीस है या कौल है, आप उसमें उसको यूज करना चाहेंगे। ये हमारे पास था तीसरा दर्जा, यानी कि इस्तेमाल करना। आप उसको बार बार यूज करेंगे, यूर यूटिलाइजिंग जो है ना वो बार बार होगी, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप नेक्स्ट दर्जे पे जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, दैट इज एनालाइजिंग, एनालाइज, तज्जिया करना। चौथा दर्जा है चीजों को अज्जा में तोड़ना, यानी कि आपके पास कोई भी चीज है, आप उसको उसके पार्ट्स या अज्जा, उसके जुज जो हैं उसको सेपरेट करके तोड़ देंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोई ऐसी चीज है जिसको लेबल करने के बाद आप सेपरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास लैब में स्केलेटन होता है, स्केलेटन में अगर हमने बच्चों को उसकी बोन्स के बारे में बताना है, अज्जा डिफरेंट करने हैं, तो हम बोन्स जो हैं उसको अलग करके बता रहे होते हैं कि ये स्कल बोन्स है आपकी, ठीक है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ठीक है, ये आपकी फीट की बोन्स है, ठीक है। ये चीजें उसको तोड़ कर दिखाना, हम अलग अलग करके उसको बता रहे होते हैं कि आपके आर्म्स में इतनी बोन्स है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, फॉर एग्जाम्पल चीजों को अज्जा में तोड़ना। मवाजना या मुकाबला करना, जैसे कंपीट करना, ठीक है, कंपनसेट करना, मवाजना करना, मुकाबला करना। जैसा कि आप लोग मवाजना कैसे करते हैं, कंपैरिजन में एक उसके अगेंस्ट बोलता है, एक उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझ लें, एक उसके फेवर में बोलता है, ठीक है। तो दो तरफ से जो बात होती है, उसके बाद जब हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं, इत्तेफाक करते हैं, मवाजना करते हैं या मुकाबला करते हैं, कंपीट करते हैं, ये हमारे पास चौथे दर्जे में आ जाएगा। दो चीजों में मवासलत और इख्तलाफ तलाश करना, यानी कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात की है उसने। अगला दर्जा है हमारे पास एवेलुएट करना, पांचवा दर्जा, ठीक है। मवाजने से अगला मरहला है फैसला करना। आप आपने 4 दर्जों से आप गुजर चुके हैं, अब आपने फैसला करना है, किसी चीज की कदर और कीमत का तयन करना, आपने वैल्यू बतानी है, कदर बतानी है, इसकी कीमत बतानी है, ठीक है। वैल्यू से मुराद आप किसी भी चीज की कदर और कीमत बताने के बाद उसकी वैल्यू को बता सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था एवेलुएट करना। तकलीफ एवेलुएट में ये भी हो सकता है कि एवेलुएट जैसे हम लोग, अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स की मिसाल दूं, तो टीचर्स में ये होता है कि जब वो बच्चों को एवेलुएट करते हैं, एवेलुएट वो कैसे करेंगे, उनको 4 दर्जे उनके गुजर गए, 4 दर्जों के बाद उन्होंने समझ लिया, कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लिया, रिकॉल कर लिया, उसके बाद टीचर्स उनसे टर्म्स एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है, सेशन एग्जाम्स लेते हैं। एग्जाम्स लेने के बाद वो एवेलुएट करते हैं, जायजा लेते हैं। जायजा लेने के बाद जायजा में एक टीचर जो है डिफरेंट तरीके से बच्चों का जायजा ले सकता है, आइदर इट इज ऑरल, रिटन, डेली बेसिस पे एमसीक्यूज वो ले रहा है, क्विज ले रहा है, ठीक है। उसमें एवेलुएट करेगा, फैसला करेगा कि ये बच्चा जो है नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो उसकी कदर और कीमत का तयन करना। तख्लीक करना यानी कि क्रिएट करना, सबसे आला दर्जा है ये। कोई मुनफरिद काम सर अंजाम देना, ठीक है, यूनिकनेस आ गई है आपके पास, फाइननेस आ गई है, ठीक है। आपने कोई काम किया, रिमेंबर किया, उसके बाद आपने लेवल टू लेवल मूव किया, स्टेप टू स्टेप जाने के बाद आपने कोई चीज नई क्रिएट की है, कोई अदबी और तख्लीकी शाहकार, ठीक है, यानी कि कोई नया नजरिया या तसव्वुर, उस पर आपने काम किया है।
सिंपल अल्फाज में जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है उसमें महारतों पे काम करना होता है, ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में आपकी सोच की वुसअत है, आप क्या सोच रहे हैं, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम हो रहा है, ठीक है। आपकी सोचने की जो वो है दर्जा है उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप में क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच आ सके। उसके बाद आपकी महारतों को शार्प किया जा रहा है, उनको शाइन कराने के बाद, स्मूथ कराने के बाद ग्रोइंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। उसके बाद महदूद सोच है, यानी कि लिमिटेड स्ट्रक्चर है, आपने समझना है, समझने के बाद उसका रिस्पॉन्स कर देना है, ठीक है। ये था हमारा ब्लूम्स टेक्सोनोमी। अब आपके पास एक ब्लूम्स टेक्सोनोमी की वीडियो है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैम नगीना, मेरी वीडियो की जो वॉइस है ना वो काइंडली बताइएगा। Learning should be structured from शेयर हो easy रही to है, प्लीज difficult काइंडली in the बताइएगा। following 6 steps. 1. Remember. 2. Understand. नगीना आवाज Bloom's है? taxonomy is मैम नगीना, अच्छा चलें, a आपकी ये जो वीडियो toolbox है that teachers or students. Bloom's taxonomy is a toolbox that teachers or students can use to classify and organize learning objectives. Its most बिल्कुल popular आवाज भी version क्लियर है, स्क्रीन भी विजिबल है, आप इसको कंटिन्यू रखें। assumes that learning. थैंक यू सो मच सर। जी, हम देख रहे थे ब्लूम्स टेक्सोनोमी, आप देखते हैं। Bloom's taxonomy is a toolbox that teachers or students can use to classify and organize learning objectives. Its most popular version is based on the cognitive domain and assumes that learning should be structured from easy to difficult in the following 6 steps. 1. Remember. ये आपके पास पहला दर्जा आ गया, ठीक है, लर्निंग लेवल फर्स्ट, रिमेंबर। 2. Understand. 3. Apply. 4. Analyze. 5. Evaluate. 6. Create. ये हमारे पास दर्जे जो हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के कंप्लीट हो गए। लेवल फर्स्ट रिमेंबर, रिकॉल करना, ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना, देन आप उसको अप्लाइंग की तरफ लेके जाएंगे, अवेलुएट, और उसके बाद जो है आप उसको क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है, कोई नई न्यू जो थिंग है। On the first level, we learn to remember. There is just rote memorization and recollection of facts without much understanding. For example, if we learn about lemons, we want to remember the name, shape, color, size, and that they are sour. Once we memorize these essentially meaningless facts, we move to the second level of learning. On level 2, we learn to understand. We begin to decode information and learn that a lemon is yellow when it's ripe to eat, and if we take a bite, that it's really super sour. We also understand that lemons love sunshine and that they contain lots of vitamin C, which is a great natural antioxidant that keeps us healthy. Now, as we really understand a lemon, we can work with it. On the third level, we apply what we know. We've understood that while lemons are sour, they are also a great provider of vitamin C. To apply this knowledge in a meaningful way, we could boil a lemon into hot water and add some honey, then serve this hot lemon to our sick sister who's in need of treatment. On the fourth level, we learn to analyze. This involves examining and breaking down information into components, determining how the parts relate to one another, and finding evidence to support generalizations. We study the lemon flesh, examine the skin, and look at levels of vitamins. We conclude that we can eat everything inside, while the skin tastes bitter and contains traces of toxic pesticides. It ought not to be consumed. Now we are ready to evaluate. We analyze, critique, and compare. To evaluate our lemon as a good source of vitamins, we compare it to other sources, such as oranges and supplements. We look at the following properties: vitamin levels, affordability, taste, and packaging waste. If we evaluate our thoughts critically and without bias, we learn where the lemons score high
and where others score higher. Now, after we have learned, understood, applied, analyzed, and evaluated, we are ready to create. As we now really understand lemons, also in comparison to similar things, we can formulate a plan to create our own natural lemonade. It's now easy to come up with a cute shop design, a good name, and a good slogan: natural, healthy, yummy. Bloom's taxonomy was first created in 1946 by American psychologist Benjamin Bloom. The revised version from 2001, as just presented, serves as the backbone of many teaching philosophies, in particular those that aim towards teaching specific skills. Each level usually comes with a clear learning objective that can be tested. Critics of the taxonomy often question the existence of a sequential, hierarchical link between each level. What are your thoughts? Please share them in the comments below. होप सो आपको समझ आ गई होगी। बहुत अच्छी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप भी कर दूंगी। नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में आज हम लोगों ने देखना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को, ठीक है, उनकी लाइफ को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Muhammad's life is traditionally defined into the two periods। जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता ही होगा कि जो उसके दो पीरियड्स हैं, यानी कि प्री हिजरा और पोस्ट हिजरा, ठीक है, यानी कि मक्का में जो उनकी ये तिजारत के बाद जो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तिजारत की, यानी कि वो मुंतकिल हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जो मदीना में पोस्ट हिजरा मदीना में यानी कि गुजारा, मक्का में जो उन्होंने गुजारा वो था फ्रॉम 570 to 622 ईडी, और पोस्ट हिजरा में वो मदीना में रहे फ्रॉम 622 to 632 ईडी, ठीक है। ये आपके पास दो हिजरा हैं, यानी कि जो उन्होंने वक्त मक्का में गुजारा और मदीना में, उन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट सेंट बाय द अल्लाह। ये आप लोगों ने, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसे अच्छे से रीड करना है। बहुत से एमसीक्यूज जो हमारा लास्ट संडे को टेस्ट हुआ है, आज मंडे है, कल जो टेस्ट हुआ है असिस्टेंट का, उसमें भी हॉली प्रॉफिट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन थे इस्लामियात को लेके। तो आपने बहुत अच्छे से इसको रीड करना है, बिकॉज बेसिक इंफॉर्मेशन है इसमें और माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए पैगंबरों में सबसे आखिरी पैगंबर थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो इस्लाम के फाउंडर थे। फाउंडर ऑफ इस्लाम इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब टाइम बहुत मुश्किल था, जब वक्त बहुत मुश्किल था, तब उन्होंने बहुत अच्छे से स्टैंड लिया और बहुत अच्छे से इसका काम जो है वो संभाला था, ठीक है। तो यहाँ पे और बहुत से जो ओरिजिनल फेथ जिन पे हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, ठीक है, और उसके अलावा और बहुत से प्रॉफिट्स थे जिन्होंने काम किया था। चलते हैं, मूव करते हैं चाइल्डहुड की तरफ। चाइल्डहुड में क्या है हमारे पास, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तकरीबन 570 में, ठीक है, बनु हाशिम के खानदान में। और उस वक्त कुरैश का कबीला जो था, वो उस वक्त कुरैश का कबीला जो था उसमें बनु हाशिम के खानदान में वो पैदा हुए थे। और उसके अलावा बहुत ज्यादा ये जो था प्रोमिनेंट फैमिली थी, प्रोमिनेंट से भी नॉमिनेटेड फैमिली थी, बहुत मुअज़्ज़ज़ खानदान था उनका, ठीक है, बहुत मुअज़्ज़ज़ फैमिली थी। हिज फादर अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की जो डेथ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 6 माह पहले उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब इस्लामिक ट्रेडिशंस के हवाले से अगर हम देखें तो जो उनकी फैमिली है वो मतलब जो सेंड किया गया था, उनको बताया गया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी पैदाइश जो है, उसकी पैदाइश के बाद से वो यतीम थी, यानी उनके वालिद की डेथ 6 मंथ पहले हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हजरत बीबी आमना का है, हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा जो है उनकी भी डेथ हो गई उनकी पैदाइश के बाद। तो ज्यादातर उनका वक्त जो है फोस्टर मदर हजरत हलीमा के पास गुजरा था, ठीक है। एंड हर हस्बैंड तकरीबन 2 साल का अरसा जो है वो उनकी फोस्टर मदर जो है हजरत हलीमा के पास। फोस्टर मदर हमारे पास एक से ज्यादा है, आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फोस्टर मदर हजरत हलीमा के अलावा कौन कौन है। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि फोस्टर मदर्स जो हैं आपकी कितनी हैं, उनके नाम बताइए। तो हमारे पास हजरत हलीमा के अलावा भी फोस्टर मदर हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हैं, उनकी तादाद कितनी है, ठीक है।
2 साल तक हजरत हलीमा के पास रहे। उसके बाद उनकी जो बियोलॉजिकल मदर थी, यानी कि उनकी मदर जो हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा थी, वो बीमार रहने लगी। उसके बाद जो है उनके पेरेंटल जो फादर थे उनकी, बिकॉज उनकी मदर की डेथ हो गई, तो पेरेंटल ग्रैंडफादर जो थे हजरत अबू मुतलिब रजी अल्लाह अन्हा, उनके पास रहे थे तकरीबन 8 साल की उम्र में, ठीक है। और उसके बाद जो है उनके जो अंकल थे, यानी कि आपके जो चचा थे अबू तालिब, उनके पास जो है, आपके दादा के पास, ग्रैंडफादर के पास वो रहे पहले 8 साल की उम्र में। और उसके बाद जो है वो अपने चचा की जो है निगरानी में रहे। लीडरशिप जो है वो बनु हाशिम खानदान से रही। और उसके बाद उन्होंने उनकी परवरिश जो है अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने की थी। अडल्टहुड की तरफ चलते हैं, टीन एजर्स की तरफ। जब उनकी एज जो है वो टीन एजर्स की तरफ मूव करने लगी, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर है वो सीरिया की तरफ हुआ, मिस्र की तरफ, शाम की तरफ, सॉरी शाम की तरफ हुआ। तो एक्सपीरियंस उन्होंने किया कमर्शियल ट्रेड का, यानी तिजारत का, ठीक है। एक कैरियर अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने स्टार्ट की अपने यतीम होने के बाद, यानी ऑर्फन होने के बाद जो है उन्होंने, ऑर्फन होने के बावजूद उन्होंने ये तिजारत का जो अमल है, बिजनेस का जो किरदार है, वो बहुत अच्छे से निभाया है। इस्लामिक ट्रेडिशंस में हमें ये बताया गया है कि कम से कम जो है उनकी उम्र आइदर 9 और 12, ठीक है। ही वॉज, उनकी उम्र जो है वो बताई गई है, तब उन्होंने जो है काम करना स्टार्ट किया था, यानी तिजारत में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों से जो मेरा यहाँ पे इस्लामियात को लेके क्वेश्चन है, वो कौन से सहाबा थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले नबी होने का पैगाम हजरत बीबी खदीजा को दिया था? वो कौन से सहाबी थे? सहाबी क्या होता है, सहाबी को डिफाइन करना है। ये 2 सवाल मेरे आपसे आ जाए, ठीक है। आप लेक्चर के बाद मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि वो बहुत बड़े ताजिर थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कामयाबी दी थी इस मतलब तिजारत के हवाले से। उसके उसके अलावा जो है उनके जो लक़ब है अमीन और सादिक, अल अमीन और अल सादिक, वो उनकी सदाकत की वजह से और अमानत में खयानत ना करने की वजह से दिए जाते थे। कुफार में उन्हें सादिक और अमीन कहते थे। ट्रस्ट की वजह से ये जो लक़ब है उन्हें दिया गया था। उसके बाद है कि उन्होंने ट्रेडर के तौर पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज अ ट्रेडर फॉर द खदीजा। उन्होंने तिजारत का अमल जब स्टार्ट किया, ट्रेडर की जो लेकर उन्होंने हज़रत खदीजा के साथ स्टार्ट किया था। एक विडो थी, बेवा थी, और उनकी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी जो है 595 ईडी में, जब उनकी उम्र जो है वो 25 साल थी, तब हुई थी। उसके बाद The marriage lasted for 25 years and reported to be a happy one, ठीक है। एक बहुत शानदार कपल था और बहुत खूबसूरत जिंदगी रही उनकी। 25 साल का अरसा उनके साथ गुजारा। जब उनकी डेथ हुई थी तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी, ठीक है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, क्योंकि वो 25 साल के थे जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ। और उसके बाद क्योंकि 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा साथ रहे शादी के बाद, तो उनकी उम्र जब उनकी डेथ हुई तो इजाजत नहीं थी, उनसे निकाह नहीं किया था हजरत खदीजा के होते हुए, ठीक है। हजरत खदीजा की डेथ के बाद जो है खौला बिनते हाकिम सजेस्टेड दैट हजरत मोहम्मद दैट शुड मैरी हजरत सौदा बिनते जमा, उनसे शादी का सजेशन दी थी, ठीक है। सजेशन खौला बिनते हाकिम ने दी थी कि आपको शादी कर एक मुस्लिम बेवा हुई थी, मशवरा दिया गया था। उसमें बाद में जो है ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब जो भी हिस्ट्री हमारे पास है उसको लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वेल नोन पर्सनालिटी है। उसके बाद हम आते हैं हिजर अस्वद पे, ब्लैक स्टोन पे, ठीक है। ब्लैक स्टोन पे उनको लेकर बहुत ज्यादा खदशात हुए कि कौन से जो सरदार थे, हर एक की ख्वाहिश थी कि वो इस कीमती पत्थर को, इस पाक पत्थर को जो है इसकी असर जगह पे नष्ट किया जाए। तो बाद में ये था जो खाना काबा में सबसे पहले कदम रखेगा फजर के बाद निकलने के बाद सादिक के वक्त, और वो जो है ये वाकया पेश आया ब्लैक स्टोन का 605 ईडी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि एवेल्युएट, ये जो इसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर लिया था, इस इशू को बहुत अच्छे से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने चारों सरदारों ने कदम रखा खान में। तो कीमती पत्थर को उठा के उन्होंने कपड़े के दरमियान में रखा,
उठा लिया जाएगा, जन्नत का पत्थर जन्नत की तरफ से आया था, ठीक है। तब आपकी उम्र 35 साल थी जब ये वाकया पेश आया हिजर अस्वद का, ठीक है, ब्लैक स्टोन का। उस वक्त उन्होंने क्या किया, चारों कोने एक एक सरदार को पकड़ाए और उसके जो अंदर स्टोन था, ब्लैक स्टोन, वो रखा, वो पकड़कर खाना काबा की मतलब जो मेन जगह जहां पे उन्होंने नस्ब करना था वो ले गए, और वहां पे हजरत मोहम्मद क्योंकि पहले करते हुए उन्होंने सबसे पहले जो है सरदारों को कोने पकड़ा के चादर के, और वो जो पत्थर जहां पे नस्ब करना था वहां पे जब वो पहुंचे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से उठा उसको नस्ब किया था। हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। मदर नेम हजरत आमना, मैटरनल उनका फादर नेम था वहाब बिन अब्दुल मनाफ, ठीक है, मैटरनल मदर नेम था। उसके अलावा उसके पास जो रियल नेम हजरत फातिमा था, ठीक है। प्रॉफिट रज़ियल्लाहु अन्हा जर्नी टू सीरिया विद अबू तालिब एट 12 इयर्स। अक्सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाम की तरफ सफर किया, हजरत अबू तालिब की मूव करते हैं आगे, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा स्टार्टेड इस्लाम वुमेन्स, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खवातीन में हजरत खदीजा सबसे पहले थी। हजरत अबू बकर सदीक के सेपरेट उनके दोस्त भी थे। हजरत अबू बकर सदीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती भी बहुत आला रही है, तो हजरत अबू बकर ने सबसे पहले कबूल किया था। हजरत अली बच्चों में सबसे पहले थे, तब उनकी उम्र 10 साल थी। जी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका आंसर है यहाँ पे, बट आप लोग लेक्चर अभी मैं बताऊंगी। आफ्टर द एज ऑफ 40 होली प्रॉफिट रिसीव्ड द फर्स्ट वही, 40 साल की उम्र में आपको पहली वही जो है वो नाजिल हुई थी। पहली वही जब नाजिल हुई, आप हिरा में इबादत कर रहे थे, जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और आप पर पहले वही हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसकी पहली 5 आयत जो हैं सूरत अलक की नाजिल हुई थी। अक्सर एमसीक्यूज में आता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, आपका जिस्म कांपता था, आप पर दिक्कत आ रही थी, आप बहुत परेशान थे। अब जब घर पे गए रज़ियल्लाहु अन्हा से डिस्कस किया, उन्होंने थोड़ा मदद करते हैं, बेसहारा को सहारा देते हैं, गरीब को वापस नहीं लौटाते, खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते, तो रब की जात आपके साथ बुरा कैसे कर सकती है, हकदारों को हक देते। ये वाकया पेश आया था पहली वही 40 साल की उम्र में। इन 622 हिजरी में होली प्रॉफिट रज़ियल्लाहु अन्हा माइग्रेट कर गए थे टू मदीना। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा इज अ फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया, फोस्टर मदर की तादाद जो है वो 1 से ज्यादा है। शीमा वाज द फोस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट रज़ियल्लाहु अन्हा। एक बात क्लियर करती चलूं, हजरत बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फोस्टर मदर, और उनकी जो बेटी थी डॉटर ऑफ हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका नाम था शीमा, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ बहन थी, ठीक है, फोस्टर सिस्टर थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा लुक्ड आफ्टर द होली प्रॉफिट एट 4 इयर्स। 4 साल की उम्र 4 सालों तक जो उनकी परवरिश है वो हजरत खदीजा हजरत बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने की थी। 35 साल की उम्र में थे जब आपने हिजर अस्वद का इंसिडेंट जो है वो पेश आया। हजरत बिलाल हबशी वो पहले गुलाम है जिन्होंने इस्लाम को गुलामों में कबूल किया था। हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हा का घर जो है वो इस बात के लिए सिलेक्ट किया गया था कि जो है वहां पे इशाअत की जाए, इस्लाम की इशाअत की जाए, ठीक है। हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा का। उसके बाद है हमारे पास 7th नबवी में बायकॉट हुआ बनु हाशिम के साथ। अक्सर वो इसका एमसीक्यूज पूछ लेता है, आइदर इट इज 6, 7 और 8, दैट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर बनु हाशिम के लिए 7th नबवी। अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले आसमान पर उस पर मुलाकात की थी। हजरत ईसा और हजरत रज़ियल्लाहु अन्हा दूसरे आसमान पर मुलाकात, चौथे पर हजरत हारून रज़ियल्लाहु अन्हा ऑन 5th, ठीक है। हजरत मूसा रज़ियल्लाहु अन्हा ऑन 6th, हजरत इब्राहीम ऑन पर सफर करते थे, उसका नाम अल-कस्वा था। प्रॉफिट परचेज अ मॉस्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने जो मदीना में दीदी थी वो यतीम भाइयों की थी, सहल और सुहेल उनका नाम था, ठीक है। उन दोनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उन्होंने कीमत वसूल ना करना चाहिए, यानी कि उन्होंने कुछ मुनासिब नहीं समझा उन दोनों भाइयों ने कि हम इसकी कीमत वसूल करें, बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरती से उन्हें समझाया और उसके बाद उनकी कीमत अदा करके जमीन की वो मस्जिद जो है उनसे, मस्जिद की जगह जो है उनसे ली थी। नेक्स्ट है कि character of Medina was issued on first history and 57 आर्टिकल, इसके 57 आर्टिकल है और इसकी जो इशू है इसके करेक्टर की जो है वो फर्स्ट हिस्ट्री है। ट्रांसफर ऑफ किबला, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू योर पीपीएससी एग्जाम, ठीक है, वो है ट्रांसफर ऑफ किबला वाज ऑर्डर इन सेकंड हिजरी और 18 मंथ, 18वें महीने में जो है सेकंड हिजरी में ये जो मुंतकिल काबा का जो हुक्म था वो आया था। नेम ऑफ पोस्ट मतलब प्रॉफिट रज़ियल्लाहु अन्हा, आप में से कोई बताना चाहे देन मोस्ट वेलकम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर की तादाद जो है वो 3 थी, हजरत हलीमा, हजरत सोबिया और हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा। ऑल ऑफ देम आर योर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारे पास कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कौन से आदमी की जो जिस्म है उसको एज अ फ्यूचर मुसलमानों को इबरत के लिए जो है उसकी बॉडी को रखा फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू कम, हु इज ही इज अजीज मिस्र। अजीज मिस्र जो थे उनको अजीज मिस्र का नाम कोई बताना चाहेगा, जिनकी बॉडी जो है आज तक सेव रखी गई है और वो जो है उसका खुदाई दावा किया था, ठीक है। विच प्रॉफिट रज़ियल्लाहु अन्हा अदर इसराइल, कौन से ऐसे होली प्रॉफिट हैं जिसका नाम जो है वो हजरत इसराइल है, दैट प्रॉफिट इज नॉन एज सॉरी दैट हजरत याकूब दैट, ठीक है। उसके बाद है कि प्रॉफिट हुज आर्मी वॉज जिन एंड बर्ड, कौन से ऐसे पैगंबर थे जो जिन्नात से और परिंदों से जो है ना बातचीत कर लेते थे, उनकी जबान समझते थे, हजरत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। हजरत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हा का जो तख्त है तो उन्होंने कहा था उनकी हुक्मरानी में जो जिन्नात थे और जो परिंदे थे वो जो है बहुत ज़्यादा उनकी डरते थे हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हा से। तो एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हा से रोबदार शख्सियत उनकी इतनी थी, उनका डर इतना था कि जिन जो है उनकी बात मानते थे। वो जिन्नात जो है वो जो एक बात मशहूर है कही जाती है, आप लोगों ने इससे पढ़ी भी होगी कि जिन्नात जो है वो गैब का इल्म रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी की भी बात नहीं जान सकते, ये अल्लाह ताला जानता है, उसकी ज़ात जानती है, ठीक है। तो वो हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में है कि वो लाठी के साथ जब खड़े हुए तो उनकी डेथ हो गई थी और वो जो है जिन्नात उनकी वजह से कि वो खड़े हुए हैं, वो जिंदा हैं, वो काम करते थे। फिर बाद में पता चला कि जब उनकी लाठी को दीमक ने खाना शुरू कर दिया तब पता चला कि हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमजम, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट ऑप्शन इज स्टॉप फॉलोइंग। जमजम का वाक़या जो था वो हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हा उनके बेटे की वजह से था। हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए है, आप में से अगर किसी को जाना नसीब हो, क्योंकि मेरी दुआ है आप सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल देखें, आमीन, हमें भी अल्लाह ताला वहाँ दुआए। तो किसी को जाना नसीब हो तो सफ़ा मरवा पे आप देखेंगे कि बीबी हाजरा, क्योंकि मैंने देखा है तो मुझे अंदाज़ा है कि बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा जब भागती होंगी तकलीफ से, दर्द से, वो बिलबिलाते अपने बच्चे को देखती होंगी तो वो बहुत चादर है, जब वो सफ़ा से लेकर सफ़ा की पहाड़ी से लेकर मरवा तक दौड़ जाती थी और उसके बाद वो फिर बच्चे की तरफ देखती थी कि वो प्यासा है। तो स्ट्रोक फॉलोइंग का मतलब है जमजम, जहाँ से वो हज़रत उनके जो बेटे थे हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके जो पाँव की एड़ियाँ थी जब वो रगड़ते थे रोते हुए तो वहाँ से पानी, क्योंकि वो काफिरों ने क्योंकि पानी बंद कर दिया था तो वो बहुत परेशान हुई थी जब वो दौड़ी थी। तो औरतों के लिए वहाँ पे अब जब आप सफ़ा मरवा पे जाना आपको नसीब होगा तो आप देखेंगे वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है, जहाँ पे फीमेल्स के लिए है कि उनकी चाल जो है वो थोड़ी सी तेज़ी उसमें आ जानी चाहिए और मर्द के लिए हुक्म है कि वो वहाँ पे दौड़ के उसका जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट करे। स्टॉप फॉलोइंग यानी आबे जमजम, आपका मतलब पानी, स्टॉप मतलब रुक जाना, क्योंकि वो चश्मा फूटा था आबे जमजम का जो कि आज तक कायम और दायम है। और एक ऐसा आबे जमजम की खुसूसियत में एक खुसूसियत है जो आप मुझे लेक्चर क्लास में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन से हज़रत खदीजा के कज़न थे जिन्होंने
सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ प्रॉफिट फर्स्ट, तो वो हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, बरका बिन नौफल। वो कौन से थे? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के कज़न थे, चचाज़ाद भाई थे, जिन्होंने सबसे पहले हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया था। ये थे हमारे तो लेक्चर एजुकेशन के एंड इस्लामिक स्टडीज के। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कंप्यूटर की तरफ। और पहले आवाज कंप्यूटर की तरफ में आज हमने सबसे पहले देखना है सिस्टम यूनिट। मैम आवाज तो कोई इशू तो नहीं है? सिस्टम यूनिट, व्हाट इज सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट में देखते हैं एक बॉक्स लाइक केस होता है आपके पास, ठीक है, जो कि आप उसमें आपके हार्डवेयर और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के हैं वो उसमें कवर अप होते हैं। जैसे आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो चीजें कवर होती हैं उसके आप लोगों ने यानी कि आपका सारा का सारा प्रोसेस ये आपको दिखाया भी किया है, दैट इज अ सिस्टम यूनिट केस। ये व्हाइट कलर का जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये सिस्टम यूनिट केस, ठीक है, उसमें हमारे कंपोनेंट्स है वो होते हैं, ठीक है। बट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में डेस्कटॉप है, यानी कि आपके पास ये जो स्क्रीन में देख सकते हैं डेस्कटॉप की ऐसी शेप होती है, नोटबुक, योर लैपटॉप से योर नोटबुक कंप्यूटर्स आर योर कीपैड आईपैड, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल में होता है, ठीक है। इनसाइड द सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट अंदर क्या होता है? सिस्टम यूनिट में आपने देखना है कि व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम यूनिट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के नाम से जाहिर है दैट इज मदर। मदर का मतलब होता है माँ, जो घर में हर एक रिश्ते को, हर एक बात को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, हर एक रिश्ते को बचा के रखती है। तो मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं वो कनेक्शन आपस में करती है एक दूसरे से। एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे हर एक तरफ से आने वाली वायर जो कंप्यूटर की है वो में इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से मुराद है कि आपका जो पावर सप्लाई है अगर आपने वो कट हो गया तो फिर आपने उसको कंट्रोल करना है, यानी कि आपका जो पावर सप्लाई अगर वो कट हो जाए तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कूलिंग फैंस लगे होते हैं, कीप्स द सिस्टम यूनिट कूल। उसको थोड़ा सा ठंडा और नॉर्मल रखने के लिए उसमें कूलिंग फैंस होते हैं। मैं बता रही हूँ आपको कि सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज मदर बोर्ड, सेकेंड इज पावर सप्लाई, थर्ड इज कूलिंग फैन, और अब हमारे पास है इंटरनल स्पीकर। इंटरनल स्पीकर में अगर कोई हमारा एरर आ जाए, यानी कि फॉल्ट आ जाए, अगर कोई खराबी आ जाए तो हम लोग उसको उसका जो इंटरनल स्पीकर जो भी वीडियो या हम लोग कुछ भी लेते हैं तो वो हम ठीक से सुन नहीं पाते। ड्राइवर बाइस में हमारे पास है कि कंप्यूटर के अंदर रैम, रोम, सीडी, डीवीडी ये सारा कुछ होता है, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क बहुत पहले थी, अब हमारे पास फ्लॉपी डिस्क जो है वो नहीं है। बट ऑन द मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है? पहले हमने देखा कि सीपीयू के अंदर क्या होता है, इनके अंदर का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि मदरबोर्ड पे क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर आपके पास इंस्ट्रक्शंस कैरी करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर होता है। मेमोरी एनेबल टू कंप्यूटर टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप रिटेन कर रहे होते हैं यहाँ पे कंप्यूटर पे की मेमोरी पे, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। चिपसेट होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ चिप्स दैट प्रोवाइड द स्विचिंग सर्किटिंग इनडीड द मूव टू डाटा, यानी कि हमारे पास चिप्स लगी होती है सॉरी, जो कि उसको कंट्रोल करके होती है, डाटा को वो मूव कर रहा होता है। इनपुट और आउटपुट बसेस, वो इनपुट और आउटपुट बसेस जो हैं आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। इनपुट आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आउटपुट उसको रिसीव करता है और हमें रिजल्ट देता है। मदरबोर्ड में हमारे पास है कि कीबोर्ड की तरफ से कि मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये आपको दिखाया गया है लेबल करके बकायदा, ठीक है, कि आपके पास पेरिफेरल कंपोनेंट कहाँ पे होते हैं, आपके पास वीडियो पोर्ट कहाँ होता है, आपके पास प्रिंटर पोर्ट में आप प्रिंटर की जो वायर है वो इंजेक्ट करेंगे, वीडियो में वीडियो कार्ड्स या वीडियो जैक भी पोर्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड या माउस का अलग से एक पोर्ट बना होता है जहाँ पे उसकी वायर को कनेक्ट किया जाता है। वायरलेस माउस भी होते हैं, ठीक है। माइक्रो मेमोरी स्लॉट्स भी होती है, उसमें हम रैम या रोम को चेंज कर सकते हैं, ग्रीन सी उसकी कलर होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास चिपसेट भी उसी पर मौजूद होता है, ये उसका कुछ अंदर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास है, इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। वो उसको सुपरवाइज कर रहा होता है अदर यूनिट्स के साथ, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में। देन सीपीयू in all parts of computer, उसके बाद वो रिसीव करता है थ्रू इंस्ट्रक्शंस यूजिंग गिवन बाय द यूजर, और उसके बाद जो है वो आउटपुट आपको दिखा रहा होता है,
ठीक है। द सेक्शन इज ऑन नॉट ओनली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लोग दे रहे होते हैं उसको इनपुट आई फॉर इन, ओ फॉर इनपुट और आउटपुट एक्टिविटीज जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीपीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू। व्हाट आर द टाइप्स? सीपीयू की कौन सी टाइप्स हैं? ठीक है, ये पेंटियम हमारे पास पहले होता था, इंटेल भी पहले होता था, प्रीमियम भी, अब हमारे पास एडवांस माइक्रो डिवाइस है, इज नाउ यूजिंग इन योर कंप्यूटर चिप्स। ठीक है, उसके बाद चिप में हो रही है। अब हमारे पास है बेसिक ऑपरेटिंग ऑपरेशन परफॉर्म स्टोरेज से, मेमोरी से, मेन मेमोरी। जैसे मैं अगर आपको सादा अल्फाज में समझाऊं कि मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी ये है कि अगर हम एक बंदा दूसरे बंदे से बात यानी कि से दूसरे बंदे तक जा रही है तो ये है हमारी प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड पर्सन के थ्रू आप किसी को बताना चाहें, यानी कि एक पर्सन जो है वो नॉर्मल एक पर्सन को बता रहा है, फिर वो थर्ड पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन को जाके इंफॉर्मेशन, दैट मेमोरी इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब हमारे पास जो रिकॉल करने के लिए उसको थर्ड पर्सन की हेल्प की जरूरत होती है। डिकोडिंग में क्या होता है हमारे पास कि कंट्रोल यूनिट ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शंस को इनटू द मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड्स। ठीक है, बाइनरी कोड्स में क्या होगा, आपके पास दो हैं 1 and 0। ठीक है, बाइनरी मींस एक्सिक्यूट करना, वो कमांड्स को कैरी आउट करेगा। फिर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेजर प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास सीपीयू यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर हमारे पास है डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, वो परफॉर्म करेंगे कि सेक्शन के साथ क्या लॉजिकल या अरिथमेटिक इसमें है जिसको हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू चलाना है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ऑल सपोर्ट्स ऑफ एडिशन, यूर सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द यूनिट मेक इट पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर के साथ प्रोसेस The most important thing is arithmetic and logic unit. Comparison greater than, equal to या less than। उसके बाद हमारे पास एडिशन भी आ जाती है, उसके सैंपल्स वगैरह ये सारा कुछ हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक में आ जाता है। एक साइकिल प्रोसेस है, मशीन साइकिल। ठीक है, ऑपरेट करता है सीपीयू को, कंपैरिजन करता है माइक्रो, जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है। आपके पास फर्स्ट स्टेप है, फिर वो डीकोड करेगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा एंड देन वो स्टोर करेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास दो जो है ना, एग्जीक्यूट में ई टाइम और जो है आपके पास इंस्ट्रक्शन टाइम में आई टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूशन फॉर ई टाइम। हाउ सीपीयू वर्क, सीपीयू कैसे काम करता है? सबसे पहले वो क्या करेगा, फिंच जो मेमोरी उसके पास होगी उसको स्टोरेज जो भी है रिकॉल करेगा रैंडम ROM या RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी के साथ वो डीकोड करेगा थ्रू द कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट आपके पास क्या है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आपके पास है ALU इज एक्सिक्यूट करना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी को हम जी मेरे पास 4 मिनट है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, सवालात किए हैं आप उनके जवाब दे सकते हैं। एनी क्वेश्चन आप हैंड रेज करें, आपका माइक अलाउ कर दिया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें, अगर क्वेश्चन नहीं है आपका तो हम लोग इसको मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं 4 मिनटों में। ठीक है, मेमोरी है हमारे पास। मेमोरी क्या है हमारे पास? What is memory? A term for a device that enable to computer to retain the stored information। जैसा कि आपको तस्वीर में मैंने बताया कि आपको ये ग्रीन कलर की जो एक चिप सी नजर आ रही है, ये मेमोरी में आ जाती है, सिंगल मेमोरी चिप और डबल मेमोरी। ठीक है, यानी कि एक मॉड्यूल आपको दिखाया गया है, एक ऐसी टर्म है, डिवाइस है, इसमें मेगाबाइट टेट्राबाइट इसमें। ठीक है,
तो इसको जैसे कि आप लोग यूएसबी लेते हैं, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस में आपके पास क्या है कि आप उसकी डिपेंड करता है 8 GB की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है, 32 की हो सकती है, लास्ट 64 की हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसी मेमोरी जो है, एक ऐसी टर्म है जो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद स्टोर इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारे पास क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यानी कि आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है, कंटेंट ऑफ मेमोरी आर इरेज्ड विद द पावर सप्लाई, अ टर्न ऑफ आल्सो इज अ टेम्परेरी मेमोरी। आप इसे बोल सकते हैं टेम्परेरी जो आपके पास होती है वो, ठीक है। अब अगर आपकी लाइट जो है, आपका जो पावर सप्लाई है वो अगर चला लाइट चली जाती है, जो डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, जो फाइल आप कर रहे हैं, वो से उसको आपने अगर सेव ऑलरेडी नहीं किया तो फिर आपकी वो जो सप्लाई पावर सप्लाई के कट होने पर, जाने पर, बंद होने पर आपका जो वो डाटा है वो उड़ जाएगा, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल की तरफ मूव करते हैं। नॉन वोलेटाइल हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है। फ्लैश मेमोरी यानी कि फ्लैश होता है आपके पास जो कार्ड, फ्लैश कार्ड होते हैं या मेमोरी यूएसबी स्टोरेज होती है, वो फ्लैश कार्ड्स में आती हैं, फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। टर्न ऑन, याद रखिए कि वोलेटाइल मेमोरी आपके पास है जो आपके पास पावर सप्लाई कट होने पर आपके पास आरजी है। सेकेंड, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कट होने पर ये इरेज नहीं होती, ये पावर जो है सेव रहती है, आल्सो नोन एज अ परमानेंट स्टोरेज। इसको परमानेंट स्टोरेज भी कहा जा सकता है, ये कुछ टर्म्स, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर आप कुछ सवालात कहना चाहते हैं तो मैम नगीना इनके माइक अलाउ कर दें, आप हैंड रेज कर लें। बिल्कुल मैम, मैं देख रही हूँ। कुछ लोग उस टाइम कुछ दिन पहले ग्रुप में पूछ रहे थे कि हमने कंप्यूटर के बारे में मैम से गाइडलाइन लेनी है, तो वो अभी पूछ सकते हैं। मैम जी जी जवेरिया जरूर, कहाँ है? मैं यहाँ पे हूँ। जी, तो आप मुझसे पूछ लें अगर आप कंप्यूटर के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कल का जो टेस्ट है वो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 2 बुक्स जो हैं वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी हैं, लेक्चर्स में आपको पीडीएफ में फॉरवर्ड कर देती हूँ। जो कल का टेस्ट है वो मैंने बुक्स भी फॉरवर्ड किया, उसमें से भी होगा। जो आप लोगों के बुक्स हैं वो फर्स्ट 10 पेजेस कंप्यूटर के, पेडागोजी के और उसके अलावा ये एजुकेशन के, और बुक्स मैंने आपको ग्रुप में, आपको मैं दोबारा भी भेज दूंगी वो बुक्स। तो ग्रुप में तो आप लोगों ने वहां से पहले 10 पेजेस जो हैं उसके एमसीक्यूज जो हैं उनको अच्छे से रीड आउट करना है। आपके लेक्चर में से भी टेस्ट होगा, उसमें से भी एमसीक्यूज होंगे और बुक में से भी आपका टेस्ट होगा कल का। ऐसे बुक को स्टडी करें।